नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल डेवलप करेंगे। ऐसा सेम मॉडल बच्चों हमने सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर भी डेवलप कर लिया है। जब हम इक्विवेलेंट मॉडल डेवलप करेंगे तो 99 क्या 100% तक मान के चलिए एग्जैक्टली वो वैसा ही है जैसा हमने सिंक्रोनस जनरेटर में डेवलप किया है। बस डिफरेंस सिर्फ नेचर एंड फ्लो ऑफ एनर्जी का है। जहां जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते थे, वहां फ्लो अलग होता था। लेकिन जस्ट मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ जो नेचर और फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ इस V और E के बीच में रिलेशन। यहाँ पे मैंने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, यानी V जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज EA। अगर ये जनरेटर का केस होता तो जस्ट इसके अपोजिट था। आई होप अगर आपने जनरेटर के वीडियोस को रिव्यू किया होगा तो आप आसानी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस इक्विवेलेंट सर्किट में जो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज की हैं, आइए हम एक एक करके उनके नोमेनक्लेचर को सबसे पहले समझ लेते हैं। नोमेनक्लेचर में जो हमने ई ए लिया है, इसको कुछ बुक्स में बच्चों ई ए के साथ साथ ई एफ भी लिखते हैं। मैं इस चीज पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो अगर चेंज होता है तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ई ए लिखा हो, ई एफ लिखा हो या ई लिखा हो, ये सब एक्साइटेशन वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, और वही वोल्टेज है जो हमारे मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ डेवलप हो रहा है। तो ई एफ को मैं मान के चल रहा हूँ इंड्यूस्ड वोल्टेज या एक्साइटेशन वोल्टेज। सिमिलरली जो आई एफ होगा बच्चों वो फील्ड करंट होगा। भी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, और इसी सर्किट के अंदर आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई ए, मीन्स आई ए आर्मेचर करंट पर फेज ड्रोन बाय मोटर फ्रॉम दिस सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम करंट और वोल्टेज नॉर्मली पर फेज के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। तो भी टर्मिनल वोल्टेज पर फेज ही है, और आई ए भी टर्मिनल का जो मेरे करंट है, फ्लोइंग करंट है, आर्मेचर करंट है, पर फेज के रिस्पेक्ट में मैं लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली बच्चों, जो आर ए है, आई होप आर ए से सभी अवेयर है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यहाँ आर ए को मैं अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस बोलूं तो समहाउ आपके मन में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जनरेटर के केस पे बच्चों हमने इसको या तो आर मेंशन किया था या फिर आर ई मेंशन किया था, और मैंने वहां भी आपके साथ डिस्कस किया था इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलो या फिर आर्मेचर रेसिस्टेंस बोलो, यहाँ दोनों का कंसिडरेशन एक ही है। तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट की वजह से और आर्मेचर के वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के इफेक्ट की वजह से जो ओवरऑल रेसिस्टेंस हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो मैंने यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आर ए लिया है, कहीं कहीं आर ई या आर भी मेंशन होता है। यहाँ भी क्वांटिटी आर ए पर फेज के रिस्पेक्ट में है। एक्स एस, एक्स तो रिएक्टेंस का सिंबॉलिक वैल्यू है, एक्स सिंक्रोनस वर्ड के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो एक्सेस इज कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज। ध्यान दीजिएगा, सारी क्वांटिटीज में पर फेज में लेके चल रहा हूँ। जब मुझे थ्री फेज की बात करनी हो तो मैं पर फेज में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दैट वैल्यू विल बी इन 3 फेज। सिमिलरली बच्चों, इस आर ए और एक्सेस का जो सम होगा उस सम को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस, यानी ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस। यहाँ जेड इम्पिडेंस का सिंबल है और एस सिंक्रोनस रिवर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं जेडएस बोल सकता हूँ दैट इज सिंक्रोनस इम्पिडेंस पर फेज ऑफ आर्मेचर। कुछ बुक्स में इसको इम्पिडेंस पर फेज के नाम से भी मेंशन किया जाता है। आगे बच्चों अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस करेंगे, और हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो करंट, जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड फाई। यानी वो लैगिंग एंगल हो या लीडिंग एंगल हो बच्चों, अगर लैगिंग होगा तो भी या लीडिंग होगा तो भी वो एंगल हमेशा फाई ही कहलाता है। तो दैट इज कॉल्ड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और यही पावर फैक्टर एंगल के रिस्पेक्ट में आता है। तो इसी फाई को यूज करके अगर हम कोसाइन वैल्यू लें तो कॉस फाई कहलाएगा पावर फैक्टर। यहाँ सिंक्रोनस मोटर के केस में बच्चों जो डेल होगा दैट डेल इज कॉल्ड टॉर्क एंगल और लोड एंगल। डेल जो एंगल होता है बच्चों आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज और जो इफेक्टिव वोल्टेज है, जो ओवरऑल वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है या फील्ड वोल्टेज है, उनके बीच का एंगल होता है, यानी वी और ई ए या फिर ई के बीच का वोल्टेज होता है। आई ए आर ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेसिस्टेंस होगा, और आई ए एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रिएक्टेंस होगा, और इन दोनों को मिलाने से
जो मुझे मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्ट, दैट इज कॉल्ड ZS मीन सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो बच्चों आइए इस सिंपल से इक्विवेलेंट सर्किट के डायग्राम को हम यूज करके एक छोटा सा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि V इज ऑलवेज ग्रेटर देन EA इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो मुझे इन दोनों को बराबर करना होगा। तो या तो मैं V में से जो क्वांटिटी ड्रॉप हो रही है उसको माइनस करूं, या फिर EA में उस क्वांटिटी को ऐड करूं। आइए फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले हमने टर्मिनल वोल्टेज दिया, जिसकी वजह से सर्किट अगर कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा, उस करंट में से ड्रॉप होगा, यानी जो वोल्टेज मैंने दिया उस वोल्टेज में से ड्रॉप हुआ, दैट ड्रॉप इज कॉल्ड IEZS या IERA और IE एक्सिस का ड्रॉप। और इसके बाद जो मुझे मिल रहा है वोल्टेज दैट इज कॉल्ड EA, जिसको मैं EF या EV मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो V को EA के बराबर करने के लिए V में से माइनस भी कर दूं इन ड्रॉप को, या फिर उसी ड्रॉप को मैं EA के बीच में ऐड कर दूं। तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि फंडामेंटल इक्वेशन जो होगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू EA प्लस का IAZS। मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, EA या EF या E तीनों एक ही वैल्यू है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ जो ZS है बच्चों क्या है, तो ZS हमारा कॉम्बिनेशन है किसका, रेसिस्टेंस का और साथ में रिएक्टेंस का, मींस RA प्लस J एक्सेस, जहाँ पे RA आर्मेचर इफेक्टिव रेसिस्टेंस था और एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस था। तो इस इक्वेशन को मैं चाहूँ तो फिर से रीराइट भी कर सकता हूँ बच्चों, मीन्स इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ, दैट इज EA प्लस IARA प्लस का JIAXS। और अगर मुझे जरूरत पड़ी EA की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, E की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं लिखूंगा V माइनस IARA माइनस का JIAXS। ये एक सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बेस्ड इक्वेशन है बच्चों, जिसकी यूनिट हम लेंगे वोल्ट में। याद रखिएगा इस इक्वेशन को। आई होप डिराइव करना भी काफी आसान है, आप आसानी से समझ गए होंगे। मोटर और जनरेटर में सिर्फ फर्क इतना है बच्चों, अगर मोटर है तो टर्मिनल वोल्टेज में से मैं ड्रॉप को माइनस कर रहा हूँ, और अगर वो जनरेटर होता तो टर्मिनल वोल्टेज में उस ड्रॉप को मैं ऐड कर रहा होता। आई होप इस न्यूमेरिकल के इस डेटा के बेसिस पे आगे आने वाले टाइम में हम जो फेजर डायग्राम यूज करेंगे, जो पावर डेवलपमेंट के इक्वेशन करेंगे, उसमें भी इस इक्वेशन को आसानी से समझ पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।